नमस्कार दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं तीन मुख्य बिंदुओं पर। एक है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, दूसरा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और तीसरा है आदित्य एल1 सपोर्ट सेल। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को जारी किया है। इसका मुख्य बिंदु है कि चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को 104 देशों की सूची में 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड, सेकंड स्थान स्विट्जरलैंड और थर्ड स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इस सेंसेक्स में शीर्ष 10 देशों में यूरोप के 7 देश शामिल हैं। अगर भारत की पड़ोसी देशों की हम बात करें तो श्रीलंका 74वें स्थान पे है, पाकिस्तान 90वें स्थान पे है और नेपाल 92वें स्थान पे है। अब आइए जानते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI को प्रत्येक वर्ष सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है। यह इंडेक्स दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापता है और यह निम्नलिखित आधारों पर काम करता है। इसका हम मापन के बिंदु निम्नलिखित है। पहला है नेतृत्व और दूरदर्शिता, उसके बाद में है मजबूत कानून एवं नीतियाँ, उसके बाद मजबूत संस्थान, वित्तीय प्रबंधन, आकर्षक बाजार, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, लोगों की उन्नति में मदद करना। ये सब कुछ मापदंड है जिसके आधार पर विभिन्न देशों के स्थान को तय किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस क्या है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। अब गुड गवर्नेंस होता क्या है तो इसको हम जान लेते हैं। तो गुड गवर्नेंस या सुशासन का तात्पर्य अच्छे शासन से है। सतत विकास के लक्ष्यों का लक्ष्य 16 सुशासन से संबंधित है। SDG का लक्ष्य 16 शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिए समर्पित है। वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक बताया था। इसमें से पहला है भागीदारी, कानून का शासन, उसके बाद में आम सहमति उन्मुख, न्याय संगत समावेशी, प्रभावशीलता एवं दक्षता, उसके बाद में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता। ये सब चीजें होते हैं गुड गवर्नेंस के। अब हमें एक छोटा सा टारगेट लेना है, हमें कम से कम 1000 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को पूरा करना है। इसके लिए आपको 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करना है। साथ ही अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जनरल डिस्कशन #UPSC पे। नेक्स्ट मुद्दा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी के लिए जारी दिशा निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के अधिकारियों की है। इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि निर्वाचन आयोग का यह बयान मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में आया है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को इजाजत देने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की कड़ी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के लिए जारी दिशा निर्देश को निर्वाचन आयोग लागू करा पाने में विफल रहा। मद्रास हाई कोर्ट ने इसी टिप्पणी के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से कहा है कि
कि आपदा प्रबंधन 2005 के तहत कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश को लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के अधिकारियों की है, न कि निर्वाचन आयोग की। अब आपदा के बारे में जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के मुताबिक आपदा का तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना से है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया है। इसलिए सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देश जारी करती है। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन का भी अधिनियम के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निधि संयंत्रों के पास मौजूद भंडार सहित समस्त तरल ऑक्सीजन सरकार को उपलब्ध कराने तथा इसका केवल चिकित्सीय उपयोग में प्रयोग करने का भी आदेश दिया गया है। अब है आपदा प्रबंधन 2005 क्या है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, हालांकि इसे 2006 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आपदा के समय कुशल प्रबंधन से है, ताकि क्षति एवं नुकसान को सीमित किया जा सके। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार के गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। इस नियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, ताकि देश में संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार भारत में कहीं भी किसी भी प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन करने या सहायता प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकती है। जानने योग्य बात यह भी है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट मुद्दा पर हम चर्चा कर लेते हैं, आदित्य L1 सपोर्ट सेल। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए आदित्य L1 सपोर्ट सेल नामक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है कि भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1, जिसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाली आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर इकट्ठा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सके और वैज्ञानिक आयाम से इसका विश्लेषण कर सकें। इस कम्युनिटी सर्विस सेंटर का नाम आदित्य L1 सपोर्ट सेल रखा गया है। अब जानते हैं कि आदित्य L1 सपोर्ट सेल क्या है। तो आदित्य L1 सपोर्ट सेल AL1SC के नाम से तैयार किया गया यह कम्युनिटी सेंटर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES का संयुक्त प्रयास है। इस केंद्र का उपयोग गेस्ट ऑब्जर्वर द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण और वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के प्रस्ताव द्वारा तैयार करने किया गया है। आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर रिसर्च ऑब्जर्वेशन साइंस के उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर में की गई है। आदित्य L1 सपोर्ट सेल इसरो के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा, ताकि भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों को अधिकतम विश्लेषण किया जा सके। यह केंद्र छात्रों एवं विभिन्न अनुसंधान संगठनों और विद्यालयों के शिक्षकों तथा खगोल जगत के अनुसंधान से जुड़ी कम्युनिटी के बीच एक ज्ञानवाहक तंत्र का काम करेगा।
यह केंद्र दुनिया के अन्य वेधशाला से भी जुड़ेगा और सौर मिशन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएगा, जो आदित्य L1 से प्राप्त होने वाली विवरण का पूरक के रूप में हो सकते हैं। अब जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलोमीटर वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XL जिसे PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण आदित्य L1 मिशन को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित L1 लंगराज या लंगराजी बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को सूर्य प्रभा मंडल के अध्ययन हेतु बनाया गया है। सूर्य के बाहरी परतों, जो कि डिस्क के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैला है, को प्रभा मंडल कहा जाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सौर भौतिकी में अब तक यह प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि प्रभा मंडल का तापमान इतना अधिक क्यों होता है। आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियम पॉइंट 1 जिसे L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करता है। यह मिशन सूर्य के नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आदित्य L1 देश का पहला सौर क्रोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को भी समझने में मदद करेगा। यह उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं को भी अध्ययन करेगा। अब क्या है लंगराज या लंगराजी बिंदु? देखिए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, वह लंगराज बिंदु होता है। कि मान लीजिए अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक लाइन खींच दिया जाता है, तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आता है कि जहाँ पे मैंने सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण समान रूप से काम करता है। अर्थात वहां पे अगर किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो ना वो सूर्य की तरफ आकर्षित होगा, ना ही वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा, तो उसको बोलते हैं लंगराज बिंदु। तो लंगराज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य की ओर अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा, अर्थात वस्तु अधर में ही लटकी रहेगी। लंगराज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 आदि के रूप में निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लंगराज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। अब हम जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्य काम भारत के उपयोग के लिए विशिष्ट उपग्रहों का निर्माण करना, उपकरणों का विकास में सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा इसरो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि भारत के प्रसारण, संचार, आपदा प्रबंधन उपग्रहण, भौगोलिकी सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, मौसम पूर्वानुमान और दूर चिकित्सा संबंधित उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम करती है। यह एजेंसी प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के अलावा देश की विज्ञान की शिक्षा के प्रसार में भी सहयोग करती है। विक्रम भाई सारा को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब आइए जानते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यह क्या है। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES नैनीताल उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख शोध संस्थान है।
यह संस्थान उत्तराखंड के मोरका पीक पर स्थित है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को की गई थी। इस संस्थान के कार्य क्षेत्र जो है यह है खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान इत्यादि। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वर्तमान में इसके निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी हैं। इसी के साथ ही आज का मुद्दा समाप्त होता है। थैंक यू।